अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तमाम स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि कराची के मसाइल का हल हो, इसलिए कराची सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आर्मी चीफ ने कराची का दौरा किया, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची आए और अब कल वजीर आजम इमरान खान कराची आ रहे हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम से अरकान असम्बली, इत्तेहादी रहनुमा और ताजिर भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। ये खबरें सामने आ रही हैं। कल गवर्नर सिंह ने हमारे प्रोग्राम में वादे किया कि पानी, सड़कें, सफाई से लेकर ट्रांसपोर्ट तक तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म के पैकेज में शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से अब उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कराची में रिकॉर्ड बारिशों के बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म कल तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। 2 साल बाद नजर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत संजीदगी से कराची पर काम करना चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे वज़ीर आज़म साहब कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहुँचेगा, पूरा सुबह के लिए रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का जो हमारे ज़रूरियात है वो हमारे उम्मीदों पे पूरे उतरेगा। ये बहुत अच्छी बात कि 2 साल बाद अब हमें एक नज़र आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत कुछ सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके तरक्की में, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो जो वफाकी मंसूबे कुछ टाइम से उस पर काम नहीं हुआ था, अब इंशाअल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन पर होगा। अगर सूबाई सिंध 800 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा है और वफाकी हुकूमत हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के काफ़ी मसाइल जो है उनमें हम जो we can show some improvement। वफाकी हुकूमत का कहना है कि वज़ीर आज़म कराची पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं और एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के साथ कल कराची आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वज़ीर आज़म बहुत बड़ा पैकेज लेकर कराची आ रहे हैं, जिससे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में रंजिशें कम हो सकती हैं, करीब आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने हमारे ही प्रोग्राम में इस बात को तस्लीम किया कि ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा और उन्होंने कहा कि अगर कराची में काम करना है तो सब मिलकर जिम्मेदारी लें। पिछले 12 बरस में पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम से जो वादा किया नहीं पूरा किया। पिछले 2 सालों में वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियां बनाई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 162 अरब रुपए का वादा किया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब आप दोनों का अग्रीमेंट हो जाएगा और वापस बात वहीं नहीं फंस जाएगी कि जी इत्तेफाक नहीं हो पा रहा और कराची के अवाम भुगतते रहें। बिल्कुल सही बात है कि ग्राउंड पे काम नहीं हो पाया, तो अब वो 2 ही हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत अलग अलग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को ये बताती है कि दूसरी जो साइड है उसकी वजह से काम नहीं हो सक रहा है, या अगर वाकई में खुलूस से नियत रखते हैं हम और चाहते हैं तो फिर साथ बैठें और साथ बैठ के मुश्तरका तौर पे जिम्मेदारी हासिल करें। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर फैसला करते हैं, साथ चलते हैं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। सिंध हुकूमत भी ये तस्लीम करती है कि उन्होंने कराची के अवाम से वादे तो किए मगर पूरे नहीं किए। हमने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सामने ये सवाल उठाया कि सिंध हुकूमत वादे तो कर लेती है मगर अमल नहीं करती। जब भी बड़ा क्राइसिस आता है आप वादा करते हैं कि चीज़ें ठीक करेंगे, फिर नहीं होता है। जब ट्रांसपोर्ट पर तनकीद होती है आप कहते हैं बसें आएंगी, 2016 से वादा कर रहे हैं, एक बस नहीं आई है। अब तो पेशावर को भी एक निज़ाम मिल गया। लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए प्राइवेट सेक्टर के जरिए शहबाज शरीफ साहब, कराची में कोई अमल नहीं हुआ। आपने वादा किया। जब कोई बड़ा क्राइम हो जाता है और आता है कि जी फुटेज नहीं है, तो आप लोग वादा करते हैं कि जी कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनेगा, मगर वो बात गुजर जाती है तो कराची में वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी नहीं है। इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में, पंजाब में 1122 सर्विस मौजूद है, अब तो खैबर पख्तूनख्वा में आ गई है। कराची में कोई रेस्क्यू सर्विस मौजूद नहीं है। क्राइसिस टू क्राइसिस आप वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। शायद मैं आपसे पार्टली एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल हर चीज पे आप पे बात पे एग्री नहीं करूंगा, लेकिन पार्टली एग्री करता हूँ कि कुछ चीजें हमारी रह गई। बेहतरी आई है, डेफिनेटली इश्यूज हैं। आपने बसेस की बात की, हमने उस पर काम किया है, अगेन डिलेज हुई हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ 2016 में मैंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी पे काम किया था। उन्होंने कहा $10 अरब चाहिए आपको ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। पार्टली मैं आपसे एग्री करता हूँ कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा और होनी भी चाहिए। हमें जब लोग इलेक्ट करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जायज हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज के इश्यूज हैं उनकी भी बात हम करते चले आ रहे हैं। अब तमाम स्टेक होल्डर्स कराची में बेहतरी के लिए हल तलाश कर रहे हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए एक बड़ा पैकेज एक बेहतरीन खबर है, मगर मुस्तकिल हल के लिए मजीद बड़े फैसले करना होंगे। सबसे अहम फैसला कराची से मुताल्लिक ये होगा
कि कराची को चलाना कैसे है। कराची में गुज़िश्ता हफ्ते ही बल्दियाती हुकूमत 4 साल पूरे करके ख़त्म हो चुकी है और अभी कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री होनी है और फिर नए बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। मगर गुज़िश्ता बल्दियाती सिस्टम में ये शिकायत नज़र आई कि मुंतखब मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे, कराची को चलाने वाले अहम महकमा मेयर के मातहत नहीं थे। साथ ही ये शिकायत भी रही कि मुंतखब मेयर के दायरा इख्तियार में पूरा कराची नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ कंटोनमेंट और इदारे कराची में इंतजामी मामलात को देखते हैं। कराची का रकबा 3500 स्क्वायर किलोमीटर है, मगर उसमें से रिहायशी इलाका 500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 200 किलोमीटर से ज़ायद कंटोनमेंट बोर्ड, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, आर्मी, स्टील मिल, सिविल एविएशन और KPT के पास है। यहाँ कराची के मुंतखब नुमाइंदे का इख्तियार नहीं चलता, ये सबसे अहम मसला है। खुद वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी हमारे प्रोग्राम में इस बात को तस्लीम किया कि ये मसला है और कहा कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं आएंगे, कराची के मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद ख़राब होंगे। कराची का जो एक एरिया है, जो डेवलप्ड एरिया जिसको आप कहें, उसमें से 500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 200 स्क्वायर किलोमीटर कंटोनमेंट बोर्ड के पास है और फिर उसके बाद एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, आर्मी, स्टील मिल, सिविल एविएशन, उनकी अपनी अपनी अलग ज़मीनें हैं जहाँ पर जुरिस्डिक्शन के मसाइल आते हैं। तो अगर आप सिंध हुकूमत के साथ मामला तय कर भी लें तो ये जो बाकी बॉडीज़ हैं इनके साथ भी तय करेंगे कि आप मेयर को बाइख्तियार बना दें, वो ये ना कह रहा हो कि जी 1/3 हिस्सा तो मेरे पास है ही नहीं। ये बिल्कुल जायज़ बात आप कर रहे हैं और इसीलिए हमारे ख्याल में जब तक तमाम वो स्टेक होल्डर्स जिनके इख्तियारात हैं कराची में किसी न किसी सूरत के अंदर, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, मुकामी हुकूमत हो या ये जो जुरिस्डिक्शंस हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और दूसरे वो इदारे हैं जिनके पास इख्तियार है अपने अपने एरियाज के अंदर, जब तक वो तमाम एक पेज पर साथ आकर इकट्ठे मिलके, वरना यही तो होता है ना शाहज़ेब, आप भी देखते रहे, हम भी देखते रहे कराची के अंदर होता क्या रहा है। यही बात आखिर में सब आड़े आती है कि जी वो क्या करें, हमारे पास इस चीज का इख्तियार नहीं है, वो दूसरा कहता है हमारे पास इस चीज का इख्तियार नहीं है और नतीजा एंड में ये निकलता है कि सब तो अपने अपने सफाई दे के निकल जाते हैं। कराची जो है वो वैसा भी नहीं रहता जैसे पहले था, उससे मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है और जो अभी हालिया बारिशों के अंदर देखा है वो तो सबके सामने है। कराची में मुख्तलिफ कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, दीगर इदारे भी इंतजामी मामला देख रहे हैं। इसके अलावा भी कराची मुख्तलिफ अजला में तकसीम है। पहले 6 ज़िले थे, अब सिंध हुकूमत ने एक और नया ज़िला बनाने का ऐलान कर दिया। मगर साबिक मेयर कराची और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि सिंध हुकूमत ने 18वीं तरमीम के तहत खुद इख्तियारात तो ले लिए मगर नीचे मुंतकिल नहीं किए। कराची को एक ज़िला होना चाहिए, उसके नीचे 18 टाउन हो। कैसे ये मसला हल हो? एनडीए में सफाई कर गई, फिर पानी खड़ा है। सिर्फ क्या नालों की सफाई मसला है, कुछ और मसला है? आपके पास आज इख्तियार होता, आप क्या करते? 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात और वसाइल सूबों को दिए गए हैं, उससे सूबा बाइख्तियार नहीं हुआ, खुद मुख्तार नहीं हुआ, उससे एक वज़ीर आला बाइख्तियार हो गया, बल्कि डिक्टेटर ही बन गया है वो। उसने वो इख्तियारात और वसाइल अपने पास रख लिए 18वीं तरमीम के अपने ऑफिस में और नीचे उसको ट्रिकल डाउन नहीं किया। तो नंबर 1 उसको वो ट्रिकल डाउन करे। सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब है कि सूबे के शहर खुद मुख्तार हों, सूबे के डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तार हों, सूबे की यूनियन काउंसिल खुद मुख्तार हों, उसके गाँव खुद मुख्तार हों, उसके लोग खुद मुख्तार हों। नंबर 1 NFCA वार्ड में जो पैसे मिलते हैं वो वज़ीर आला के पास पैसे आ रहे हैं, वो नीचे उसकी मर्जी है, वो डिस्ट्रिक्ट को दे, वो डिस्ट्रिक्ट को ना दे। देखिए कराची 18 डिसेंट्रलाइज टाउन्स थे, उस 18 कराची बहुत बड़ा है, आप उसको सेंट्रलाइज करके 6 डिस्ट्रिक्ट करके 7 डिस्ट्रिक्ट करके आपने ऊपर से भी इख्तियारात ले लिया 18वीं तरमीम के बाद, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात थे वो आपने 6 टुकड़ों में बांट दिया और अब 7वें टुकड़े में बांट दिया। इसको आपको एक डिस्ट्रिक्ट और 18 टाउन्स करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मसला है और इन मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। कराची में इख्तियारात की तकसीम के अलावा पानी की फराहमी, निकासी के मसाइल भी बहुत संगीन हैं। शहर में सैकड़ों छोटे छोटे नाले हैं मगर वो शहर के 64 बड़े नालों से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ मकामात पर तजावुज़ात हैं, कहीं पर कचरे की वजह से छोटे नाले पर बहुत ज़्यादा तजावुज़ात हो गई हैं, कहीं पर चौक हो गए हैं। इसलिए जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इन 64 नालों में पहुँचने के बजाय गलियों और सड़कों पर जमा हो जाता है। पानी की निकासी मसला बन जाती है। इसी तरह कराची की मुतादिद सड़कों के साथ ड्रेनेज नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से कराची में बारिश के बाद पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। हालांकि शहर के सबसे महंगे इलाके डिफेंस क्लिफ्टन में भी निकासी का मौसर सिस्टम मौजूद नहीं। ये मामला हमने अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्लिफ्टन कंटोनमेंट वसीम भट्टू के सामने उठाया तो उन्होंने वादा किया कि मुस्तकबिल के लिए वो ऐसा कर रहे हैं कि पानी जमा नहीं होगा। फेज़ 2 लॉन्च किया जा रहा है, ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। पाकिस्तान के सबसे महंगे इलाके में निकासी आपके साथ साथ फरहमी आपका भी मसला है। हमने एग्जीक्यूटिव अफसर से क्लिफ्टन कंटोनमेंट वसीम भट्टू के सामने ये सवाल भी उठाया कि शहरियों से पानी के पैसे तो ले लिए जाते हैं मगर पानी नहीं दिया जाता, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया।
आप पानी का टैक्स लेते हैं, पानी कहाँ देते हैं? आप पानी का टैक्स लेते हैं लोगों से, पानी कहाँ देते हैं? पानी का डीएचए की जो सीबीसी का एरिया है उसकी रिक्वायरमेंट 16 MGD है। वाटर सीवरेज बोर्ड हमें देता है 4 MGD। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, कंट्रोल बोर्ड क्लिफ्टन वाहिद इदारा है जो वाटर सीवरेज बोर्ड का 1 रुपए का भी डिफॉल्टर नहीं है। अब अगर मेरी डिमांड 16 MGD है और मुझे मिलेगा 4 MGD, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उसी हिसाब से अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको दे पाऊंगा। नहीं तो फिर आप अपने टैक्स पेयर से पैसे भी उतने ही लेना। वो अगर टैंकर भरवा रहे हैं और आप उनसे पैसे ले रहे हैं। ये शहर की सूरत हाल है। इसी तरह कराची रोजाना तकरीबन 16,000 टन कचरा पैदा होता है कराची में। उसमें से सिर्फ 7,000 से 8,000 टन कचरा उठाकर लैंडफिल साइट तक पहुंचाया जाता है। बाकी कचरा रिहायशी इलाकों में ही रह जाता है। मेयर कराची को यह शिकायत रही कि उनके पास कचरा उठाने का भी इख्तियार नहीं है, जबकि सिंध हुकूमत का यह मौक़िफ़ रहा कि कराची में कचरा उठाना डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है। जबकि सिंध हुकूमत ने उनकी मदद के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया हुआ है, जिससे कराची के 6 अजला में से सिर्फ 2 यानी डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने मदद ली, बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स ने मदद नहीं ली। फिर यह इल्ज़ाम लगा कि ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। अब ये संगीन मसला है। इसी तरह शहर में बड़ा मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी है। सिंध हुकूमत गुज़िश्ता कई बरस से मुसलसल कराची में बसें चलाने का ऐलान तो कर रही है, मगर अमलन इस वक्त शहर में एक भी पब्लिक बस नहीं चला पाई है। इसी तरह शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बड़ी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं। ये सब मसाइल हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स के इल्म में हैं और मौसर प्लानिंग और तवज्जो से हल हो सकते हैं। इसलिए तमाम तवज्जो अब वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कराची पर हैं। यह कराची के लिए बेहतरीन मौका है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। वज़ीर आज़म ऐलान करें, फिर उस पर अमल दरामद भी कराएं। सिंध हुकूमत संजीदगी से कराची के मसाइल हल करे तो कराची के अवाम के हालात और कराची के हालात बेहतर हो सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पहली सर्द जंग के अख्तिताम को अभी मुश्किल से 30 साल हुए हैं और दुनिया एक और सर्द जंग की जानिब बढ़ती नजर आ रही है। और एक बार फिर दुनिया के 2 सबसे बड़े मुआशी और दिफाई ताकत रखने वाले ममालिक आमने सामने हैं। लेकिन इस बार अमेरिका का हरीफ सोवियत यूनियन के बाद बनने वाला रूस नहीं है, बल्कि चीन है, जो हर मुहाज पर अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गुज़िश्ता कई अरसे से मुआशी इख्तिलाफात की वजह से उतार चढ़ाव आता रहा, मगर अब सर्द जंग के इम्कानात ने जन्म ले लिया है। चीन और अमेरिका के दरमियान उठने वाले हालिया तनाज़ा सिफारती सतह पर सामने आया है। अमेरिका ने अपने मुल्क में मौजूद चीनी सिफारतकारों पर पाबंदी आयद कर दी है और वाज़ेह किया है कि किसी भी चीनी सिफारतकार को 50 से ज़ायद अफराद की मीटिंग के लिए सरकारी इजाज़त लेना पड़ेगी और बिना इजाज़त के कोई चीनी सिफारतकार अमेरिकी लोकल गवर्नमेंट के किसी एहलकार से नहीं मिल सकता और ना ही कोई सिफारतकार अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी का दौरा कर सकता है। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि चीनी सिफारतकार जिस आज़ादी का अमेरिका में सोचते हैं, उन्हें वही आज़ादी अमेरिकी सिफारतकारों को चीन में भी देना पड़ेगी। ये पेशरफ्त सिफारती हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, मगर सिफारती तनाज़े तक पहुँचने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले कई हालिया वाक़यात ने अहम किरदार अदा किया है। मगर इसमें शिद्दत कोरोना वायरस की वबा के दौरान देखी गई। चीन के शहर वो वुहान से फैलने वाला वायरस, कोरोना वायरस, उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। चीन ने वायरस पर काबू पा लिया, मगर अमेरिका में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई अब तक हो रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि कोरोना वायरस चीन की बेएहतियाती की वजह से फैला। यह भी कहा गया कि यह वायरस वुहान की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। ऐसे बयानात के बाद चीन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम भी देखने में आई, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के ताल्लुकात फिर से कशीदा हुए। दोनों ममालिक के सरबराहान एक दूसरे को इस वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार देते रहे। मगर मामलात में शिद्दत उस वक्त देखने में आई जब अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ताइवान को मदद की पेशकश की। इस हवाले से गुज़िश्ता माह अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सेक्रेटरी ने ताइवान का दौरा किया। एलेक्स एजर ने यह दौरा किया और किसी भी अमेरिकी ऑफिशियल की जानिब से पिछले 40 सालों में होने वाला ये पहला सरकारी दौरा है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका 40 साल बाद ताइवान का दौरा कर रहा है। ये हेडलाइंस लगी। इसे एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने के मुतरादिफ कहा गया। चीन ने इस दौरे की मजम्मत की क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा तस्वुर करता है और इस अज़म का इजहार करता है कि वो इस हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लेगा, चाहे उसके लिए उसको ताकत ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। मगर अमेरिकी दबाव सिर्फ चीन तक महदूद नहीं है, बल्कि हांगकांग पर भी दोनों ममालिक आमने सामने हैं, जिसमें शिद्दत उस वक्त आई जब चीन ने हांगकांग में नया सिक्योरिटी कानून मुतारिफ करवाया और अमेरिका ने इस कानून को हांगकांग के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ करार दिया और हांगकांग का मखसूस स्टेटस ख़त्म करते हुए हांगकांग को दिफाई साजो सामान और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की बरामदात रोक दी, जिससे हांगकांग की मईशत और पुलिस डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के इस इक़दाम से हांगकांग को अंदरूनी सतह पर धचका लगा और हांगकांग की आवाम जो पहले ही चीन की मुखालफत में सड़कों पर निकली हुई थी, उनमें चीन से मुतालिक मजीद खदशात ने जन्म लिया। मगर मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। साउथ चाइना सी में भी दोनों आलमी ताकतों में इस वक्त आमने सामने का मामला देखने में आ रहा है। चीन की साउथ चाइना सी में मौजूदगी और इसकी मशकों को देखकर अमेरिका ने भी इस खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए और बरकरार रखने के लिए जंगी मशकें वहाँ पर शुरू कर दी हैं।
खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी चीन का यह तनाज़ा है। अमेरिका और चीन इस वक्त कई मुहाज़ों पर एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सिफारती मुहाज़ भी शामिल है। दोनों ममालिक में सिफारती ताल्लुकात ने तशवीशनाक सूरत हाल उस वक्त इख्तियार की जब गुज़िश्ता महीने अमेरिका की जानिब से ह्यूस्टन में कायम चीनी सिफारत खाने को जासूसी और अमरीकी टेक्नोलॉजी की चोरी के इल्ज़ाम में बंद कर दिया गया। साथ ही माइक पोम्पियो ने इस सिफारत खाने को चीन की जानिब से जासूसी का गढ़ भी करार दिया। अमेरिका के इस अमल के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन में मौजूद एक अमरीकी सिफारत खाने को बंद कर दिया गया, जिससे दोनों ममालिक में सिफारती ताल्लुकात मजीद खराब हुए और सर्द जंग की बातें होने लगी। अमरीकी अखबारात में इस हवाले से माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने आर्टिकल और कॉलम्स भी लिखे, जिसमें बताया गया कि किस तरह दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मौजूदा वाक़यात एक दूसरी सर्द जंग, कोल्ड वॉर की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर इस बार सर्द जंग हुई तो ये जंग पिछली सर्द जंग से खासी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि पूरी दुनिया बिलखुसूस इन दोनों ममालिक के मौजूदा हालात माजी के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 30 बरसों में चीन का फोकस उसकी मईशत पर रहा है। बरामदाद में इजाफे से मुआशी तरक्की करता रहा, फिर बरामदाद से कमाए गए हज़ारों अरब डॉलर से दीगर ममालिक में सरमायाकारी करता रहा, और ये सब कुछ करते हुए चीन ने सरहदी इख्तलाफात को भी कंट्रोल में रखा। तनकीद हुई तो कभी जवाब दिया, कभी नज़रअंदाज किया, मगर फोकस मुआशी तरक्की, बरामदाद और सरमायाकारी पर ही रखा, जिसकी वजह से खित्ते में वो एक ख़ास मकाम बनाने में कामयाब हो गया, दुनिया में ख़ास मकाम बनाने में कामयाब हो गया। कई ममालिक अब उस पर इन्हिसार करने लगे और वो एक आलमी प्लेयर के तौर पर उभरने लगा। मगर उसके बढ़ते हुए उस रसूख ने दुनिया की एक और बड़ी आलमी ताकत अमेरिका को अलर्ट कर दिया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई मौक़ों पर चीनी सदर की तारीफ भी करते नजर आए। इब्तिदा में तारीफ की, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उन पर दबाव बढ़ता गया, तो सदर ट्रंप ही के दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए और अब मुमकिना सर्द जंग की बातें हो रही हैं। वो भी इन हालात में जब दुनिया के कई ममालिक सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान होने वाली पहली सर्द जंग के असरात से अभी तक नहीं निकल सके। माहिरीन के मुताबिक इस बार होने वाली मुमकिना सर्द जंग पिछली बार से बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है। इस मुमकिना सर्द जंग का अख्तिताम सोवियत यूनियन और मगरबी ममालिक के दरमियान होने वाली पहली सर्द जंग जैसा नहीं होगा, जिसमें दो सुपर पावर्स यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन अपनी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए एक दूसरे के खिलाफ 45 बरस तक जंग लड़ती रहीं। और इस जंग के आगाज में दोनों ममालिक दिफाई तौर पर ताकतवर थे, मुआशी तौर पर ताकतवर थे, लेकिन 45 साल तक जारी रहने वाली इस सर्द जंग के अख्तिताम पर उस वक्त का एक सुपर पावर सोवियत यूनियन मुआशी तौर पर तबाह हो गया। यानी बिना किसी बराह रास्त जंग के सिर्फ प्रॉक्सीज और नजरियाती लड़ाई से एक ताकतवर मुल्क का खात्मा हो गया और फिर सोवियत यूनियन से 15 आज़ाद ममालिक ने जन्म लिया और मगरबी जमहूरियत और कैपिटलिज्म की फतह हुई और फिर दुनिया ने मुआशी तरक्की का एक नया दौर देखा। मगर दूसरी सर्द जंग ने शिद्दत इख्तियार की तो इख्तिताम पहली सर्द जंग की तरह नहीं होगा, क्योंकि मगरबी ममालिक और सोवियत यूनियन का एक दूसरे पर वो मुआशी इन्हिसार नहीं था जो चीन का है। चीन की दुनिया भर में सरमायाकारी है, बरामदाद है, दरामदाद है। चीन मगरबी दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को और साथ ही अमेरिका के तमाम बड़े इत्तेहादियों को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, उन्हें बरामद करता है, उनसे दरामद करता है। यानी खुद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और एक्सपोर्टर होने की वजह से मगरबी दुनिया के मुआशी निज़ाम का बहुत अहम हिस्सा है और दुनिया के कई ममालिक उस पर इन्हिसार करते हैं। और सोवियत यूनियन के बरक्स चीन की मुआशी बदहाली पूरी दुनिया और ख़ुद अमरीकी मईशत को बुरी तरह मुतासिर करेगी। चीन पर दुनिया के इस मुआशी इन्हिसार की वजह से दुनिया के कई ममालिक के लिए पहली सर्द जंग की तरह न्यूट्रल या गैर जानिबदार रहना मुमकिन नहीं हो सकेगा। यानी दूसरी सर्द जंग ने शिद्दत पकड़ी तो नतीजा मुआशी तबाही और बराह रास्त जंग की सूरत में ही निकलेगा। जैसा कि भारत ने पहले सर्द जंग में खुद को न्यूट्रल रखने का ऐलान किया, लेकिन रूस की तरफ झुकाव के बावजूद वो सर्द जंग में बतौर प्रॉक्सी और मुआशी असरात से खुद को महफूज रखने में कामयाब रहा। मगर अब जिस तरह चीन और भारत का सरहदी झगड़ा हुआ है, जो मुआशी झगड़े में तब्दील होता नजर आ रहा है, उससे भारत का खुद को न्यूट्रल रखना मुमकिन नहीं होगा। जैसे जैसे भारत और चीन का इख्तलाफ बढ़ेगा वैसे वैसे भारत और अमेरिका करीब होते जाएंगे, मगर चीन से भारत दूर होता जाएगा और ये दूर होना चीन भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा चीन से दरामद करता है, रॉ मटेरियल दरामद करता है और इसे कहीं और से दरामद करना बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी जानिब इस वक्त चीन भी अमेरिका मुखालिफ पावर ब्लॉक में ममालिक को शामिल करने के लिए भरपूर लॉबिंग कर रहा है। बरतानवी अखबार द गार्डियन में छपे आर्टिकल के मुताबिक इस सूरत हाल में बहुत से ममालिक न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, मगर ये बहुत मुश्किल होगा और एक दूसरे पर मुआशी निसार की वजह से तमाम ममालिक को दूसरी सर्द जंग की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के फेलो किशोर महबानी के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस लड़ाई का जल्दी में आगाज कर दिया है और ये लड़ाई शुरू करने से पहले एक जामे हिकमत अमली भी नहीं बनाई कि उसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीब चीन से ये लड़ाई लड़नी कैसे है
और ये बहुत हैरान कुन है, क्योंकि ये कोरिया और जापान जैसे अमेरिकी इत्तेहादियों के लिए इतनी सादा बात नहीं है, जिन्हें अमेरिका चीन से अलग करना चाहता है, मगर ऐसा करना कोरिया और जापान के लिए मुआशी खुदकुशी के मुतरादिफ साबित हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने भी ऐसी किसी भी मुमकिना जंग पर खदशात का इजहार किया है। सिंगापुर के वज़ीर आज़म के मुताबिक एशियाई ममालिक अमेरिका को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखते हैं जो खित्ते में मौजूद रहने वाली है, उसके एशिया में वसी मफादात हैं, मगर इसके साथ चीन खित्ते की एक ऐसी हकीकत है जो हमारे दरवाजे पर मौजूद है। एशियाई ममालिक नहीं चाहते कि उन्हें चीन और अमेरिका में से किसी एक को चुनने पर मजबूर किया जाए। अगर अमेरिका चीन को बढ़ती हुई ताकत को रोकना चाहता है या फिर चीन एशिया में अपना असर-ओ-रसूख बढ़ाना चाहता है, तो ये दोनों ममालिक खित्ते में ऐसी कशीदगी में पड़ जाएंगे जो दहाइयों चलेगी और इस सदी में एशियाई ममालिक की तरक्की को खतरे में डाल देगी। सिंगापुर के वज़ीर आज़म के मुताबिक अमेरिका को चाहिए कि चीन को सोवियत यूनियन के आखिरी सालों की तरह ना देखे, जब सोवियत यूनियन की मईशत टूट फूट का शिकार थी, क्योंकि चीन खुद एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत है और बड़ी मुआशी ताकतों की लड़ाई का इख्तिताम पहली सर्द जंग के खात्मे की तरह नहीं होगा, जिसमें एक मुल्क आखिर में पुरअमन तरीके से टूट फूट का शिकार हो गया था। दूसरी तरफ सिर्फ एशियाई ममालिक नहीं, यूरोप भी सर्द जंग में मुश्किल में पड़ जाएगा। मगर यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल के मुताबिक यूरोप चीन के साथ अमेरिका की ऐसी किसी भी मुमकिन जंग के लिए तैयार नहीं है और ना ही चीन को मुआशी इख्तलाफात के बावजूद मिलिट्री खतरा समझता है, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी और चीन के लिए ये लफ्जों का खेल नहीं है। चीन ने जर्मनी से 2019 में 96 अरब यूरोस की दरामदाद की, जो कि पूरे यूरोप में जर्मनी की बरामदाद का तकरीबन आधा है, जिससे जर्मन इंडस्ट्रीज के चीन की मईशत पर इन्हिसार का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, जर्मन कार बनाने वाली कंपनी वॉक्सवैगन ने 2017 में 42 लाख गाड़ियां चीन को बेची। अगर सिर्फ एक जर्मन कंपनी डॉइचे टेलीकॉम को यह कहा जाए कि वो चीन से सामान खरीदना बंद कर दे, तो सिर्फ ऐसा करने में उसे 5 साल लग जाएंगे और अरबों डॉलर्स का नुकसान अलग होगा। इसलिए चीन से लड़ाई यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी के भी मुफाद में नहीं है और ना ही जर्मनी के अवाम ये चाहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक किए गए सर्वे के मुताबिक जर्मन अवाम अमेरिकी सदर ट्रंप को दुनिया के अमन के लिए चीनी सदर जी जिनपिंग से ज्यादा बड़ा खतरा समझते हैं। द गार्डियन के मुताबिक सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि लातीनी अमेरिका के भी बहुत से ममालिक का हैरानकुन तौर पर झुकाव चीन की तरफ है। चिली, जो कि लातीनी अमेरिका की बड़ी फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वो चीन को अपना सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर समझता है, दरामदाद में भी और बरामदाद में भी। इसके अलावा चीन के सदर ने अपने सिग्नेचर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दायरा कार लातीनी अमेरिका तक फैला दिया है, जिसमें 20 में से 16 ममालिक शामिल भी हो गए हैं। पहले अर्जेंटीना सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर अर्जेंटीना का ब्राजील था, मगर अब चीन है। अर्जेंटीना के सदर अल्बर्टो फर्नांडिस के मुताबिक तिजारती ताल्लुक को नजरियात से हटकर देखना चाहिए। ब्राजील, जिसके सदर चीन के खिलाफ ये बयान देते रहे हैं कि चीन दुनिया पर गलबा हासिल करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ब्राजील का चीन से बरामदाद में इस साल के 5 माह में 13% इजाफा हुआ है, जो कि चीन पर उसके मुआशी इन्हिसार का वाज़ेह सबूत है। लातीनी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर के कर्ज का 1/3 हिस्सा यानी 18.4 अरब डॉलर्स चीनी बैंकों से लिया गया है। खित्ते के दीगर ममालिक मैक्सिको, वेनेजुएला भी चीन के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात रखते हैं और चाहते हैं। यानी लातीनी अमेरिका, जो कभी अमेरिका के मुआशी तौर पर करीब था और इन्हिसार करता था, अब चीन के करीब है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ताइवान के मसले पर पनामा, डोमिनियन रिपब्लिक और एल सल्वाडोर का चीन की तरफदारी करना है। जवाब में चीन ने इन ममालिक में तरक्याती मंसूबों के लिए कर्ज दिए, सरमायाकारी की, यानी मुआशी ताल्लुक से चीन को सियासी असर-ओ-रसूख भी हासिल हुआ है, ना सिर्फ यूरोप में, जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है, बल्कि अमेरिका के पड़ोसियों में भी। इसके साथ अफ्रीका में भी चीन के मुआशी असर-ओ-रसूख में बेपनाह इजाफा हुआ है। और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक ने 150 अरब डॉलर्स चीन से कर्ज लिया हुआ है, जो कि इन ममालिक के टोटल बैरूनी कर्जों का 20% है। काइल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी के मुताबिक हालिया सालों में चीन की तरफ से कर्जों की मद में IMF, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब के कर्जों को मिलाकर भी ज्यादा कर्ज दिया गया है। और ये इसके बावजूद है कि चीन की तरफ से तरक्की पजीर ममालिक को दिया गया 50% कर्ज तो सरकारी इदादोशुमार में जाहिर ही नहीं किया जाता। यानी चीन इस वक्त दुनिया के ममालिक को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला मुल्क है। इससे चीन की मजबूत पोजीशन और असर-ओ-रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों में भी अपना असर-ओ-रसूख दिखाना शुरू कर दिया है। जहां अमेरिका पीछे जा रहा है, वहां चीन आगे जा रहा है। मगरबी ममालिक के लिए इसकी वार्निंग 2017 में नजर आई, जब बरतानिया के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही के लिए उम्मीदवार को चीन की पुश्त पनाही वाले इथोपियन उम्मीदवार ने बुरी तरह शिकस्त दी और डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मुंतखब हो गए। चीन खुद अब अक़वाम मुत्तहिदा के 15 में से
4 इदारों की सरबराही करता है। यहाँ तक कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी अपना असर रसूख बढ़ा दिया है और उसका एक मुतहर्रिक मेंबर बन गया है। सिर्फ यही नहीं, मगरबी ममालिक ने चीन में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर जुलाई 2019 में करारदाद वोटिंग के लिए आगे बढ़ाई तो सिर्फ 22 मगरबी ममालिक ने इस करारदाद का साथ दिया जिसमें चीन पर तनकीद की गई थी, जबकि 50 से ज़ायद ममालिक ने उसकी मुखालिफ करारदाद पर ख़त पर दस्तखत कर दिए। और उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर माहिरीन का ख्याल है कि ये अमरीका की खाम ख्याली है कि अक्सर ममालिक चीन के ख़िलाफ़ उसका साथ देंगे। दुनिया की आबादी का 20% रखने वाले ममालिक तो अमरीका के चीन मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे, मगर बाकी 80% दुनिया की आबादियाँ और आबादी वाले ममालिक ऐसा नहीं करेंगे। माहिरीन के मुताबिक चीन खुशकिस्मत है कि उसे ट्रंप जैसा दुश्मन मिला है जो अपने इत्तेहादियों को बेइज्जत कर रहा है और चीन मजीद इत्तेहादी बनाता जा रहा है। मारूफ मुसन्निफ मीरा रैप हुपर ने अपनी नई किताब शील्ड्स ऑफ द रिपब्लिक में तफसील से बताया है कि कैसे ट्रंप ने अमेरिका के दीगर ममालिक के साथ इत्तेहाद को तबाह कर दिया है, जिसकी कीमत अमेरिका अदा कर रहा है। अब मगरिब के लिए यही एक उम्मीद है कि चीन भी ट्रंप की तरह बेवकूफ़ाना अंदाज में अमल करना शुरू कर दे। माहिरीन का कहना है कि इस बार की सर्द जंग पहली सर्द जंग से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग की प्रॉक्सी वॉर्स की जद में आकर वियतनाम, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया, क्यूबा, लातीनी अमेरिका और अफगानिस्तान में सैकड़ों घर तबाह हुए, हज़ारों अफराद बेगुनाह मारे गए और लाखों अफराद मुतासिर हुए। नज़रियाती बुनियादों पर छिड़ने वाली ये सर्द जंग 45 बरस जारी रही, जिसके अख्तिताम पर सोवियत यूनियन नज़रियाती और इलाकाई जंग में शिकस्त के बाद मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो गया और अमेरिका वाहिद आलमी ताकत बनकर सामने आया। कई अरसे तक इसके मद्दे मुकाबिल कोई बड़ा मुल्क सामने नहीं आया, मगर मुसलसल अपनी मईशत पर फोकस करने के बाद आज चीन उस स्टेज पर आकर खड़ा हो गया है जो न सिर्फ अमरीकी मफादात को मुआशी और सिफारती सतह पर थ्रेट कर रहा है, बल्कि मगरिब में कई ममालिक उसके ज़ेर असर आ गए हैं। इसलिए मुसलसल इन खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि अगर दूसरी सर्द जंग हुई तो उसके नताइज और असरात पहली सर्द जंग से ज़्यादा मुख्तलिफ और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और उसका नुकसान यकतरफा नहीं होगा। दूसरी जंग पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित होगी और तीसरी आलमी जंग को जन्म दे सकती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SCCP के ज्वाइंट डायरेक्टर और साबिक सहाफ़ी साजिद गोंदल लापता हो गए हैं और उनकी गाड़ी इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में वाक़े ज़रई तहकीकाती मरकज़ के बाहर से मिली है। साजिद गोंदल के अहले खाना का कहना है कि साजिद गोंदल कल शाम से लापता हैं, अब तक उनसे किसी का राब्ता नहीं हुआ। अहले खाना का कहना है कि साजिद गोंदल की गुमशुदगी की शिकायत बनी गाला थाने में दर्ज करा दी है। साजिद गोंदल की अहलिया ने BBC को बताया कि उनके शौहर 2-3 दिन से दबाव और परेशानी के शिकार थे, ताहम उन्होंने पूछने के बावजूद तफसीलात नहीं बताई कि आखिर उन्हें परेशानी थी क्या। साजिद गोंदल जुमेरात की शाम अपने फार्म हाउस पर गए थे, जबकि शाम 7:30 बजे के बाद उनकी अहलिया को शौहर की गुमशुदगी की इत्तला मिली। उन्होंने मज़ीद बताया कि गुमशुदगी से एक दिन पहले कुछ लोग शाम को उनके घर पर साजिद गोंदल का पता करने आए थे, जिस पर उनके बेटे ने उन्हें फार्म हाउस का पता दे दिया था। अहले खाना की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद पुलिस ने साजिद गोंदल की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आज सुबह 11:30 बजे गाड़ी के बारे में इत्तला मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी कब्जे में ले ली है। पुलिस का मजीद कहना है कि गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और खुली हुई थी, जबकि चाबी भी गाड़ी में ही मौजूद थी। गाड़ी का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है और मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर और वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और इस्लामाबाद पुलिस को साजिद गोंदल की जल्द बाजियाबी के अहकामात जारी कर दिए हैं। शीरी मज़ारी ने ट्वीट किया कि साजिद गोंदल की गुमशुदगी पर तशवीश है, बतौर हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद लिखा कि पुलिस को FIR दर्ज करने की हिदायत कर दी है। हर शहरी की ज़िंदगी की हिफाजत करना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। साथ ही ये भी लिखा कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और सबके साथ कानून के मुताबिक ही बर्ताव होना चाहिए। जबकि इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया ने एक ट्वीट के जरिए हुकूमत से मुतालबा किया है कि SCCP के अफसर साजिद गोंदल का फौरी पता लगाया जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज से 3 हफ्ते पहले 15 खवातीन सहाफ़ियों ने ऑनलाइन हिरासा किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी अपनी कहानी सामने लेकर आई और एक मुश्तरका बयान जारी किया और बताया कि किस तरह उन्हें अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा करने के दौरान मुश्किलात पेश आ रही हैं। अपनी खबरों में या तज्जिए में महज हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से उनकी जिन्स को निशाना बनाया जाता है। उनके लिए सोशल मीडिया पर इखलाक से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं और किरदार कुशी की जाती है।
खवातीन के मुश्तरका बयान के मुताबिक ऑनलाइन हमला करने वालों को हुकूमती शख्सियात की तरफ से उकसाया जाता है और फिर बड़ी तादाद में ट्विटर अकाउंट से उसको फैलाया जाता है जिन्होंने अपनी वाबस्तगी हुकूमती जमात से जाहिर की हुई होती है। बाकायदा मुहिम चलाई जाती है। खवातीन सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों की ज़ाती मालूमात पब्लिक कर दी जाती हैं। खवातीन सहाफ़ियों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें जाली खबरी देने वाला अवाम दुश्मन और लिफाफा जर्नलिस्ट कहकर बदनाम किया जाता है, डराया और धमकाया जाता है। चंद खवातीन सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई थी, अब दीगर सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी भी उनका साथ दे रही है। इस मामले ने कौमी सतह पर तवज्जो हासिल की। मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तक पहुँच गया और अब ऑनलाइन हिरासत किया जाने के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली खवातीन की तादाद 15 से बढ़कर 147 हो गई है, क्योंकि ये सिर्फ चंद खवातीन या किसी मखसूस शोबे का मसला नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर खवातीन इस तरह के मसाइल का सामना करती हैं। ये एक संजीदा मामला है। शुरू में जब 15 खवातीन ने इस पर बात की तो बजाय इसके कि इस पर फौरी कार्रवाई की जाती, तवज्जो दी जाती, तहकीकात कराई जाती, इन खवातीन सहाफ़ियों को सुना जाता, मगर उन्हें लिफाफा जर्नलिज्म के ताने दिए गए। कुछ हुकूमती अरकान की जानिब से उन पर तनकीद की गई, उन पर जानिबदारी और किसी एजेंडे पर काम करने का इल्ज़ाम लगाया गया। अलबत्ता खवातीन सहाफ़ियों के मुश्तरका बयान सामने आने के बाद कौमी असम्बली में इंसानी हुकूक़ की कायमा कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस बात का नोटिस लिया, उन्हें कमेटी में बुलाया। खवातीन सहाफ़ियों ने इस कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रखा, सारी तफसीलात बताईं और शवाहिद पेश किए। कमेटी के इजलास में ही वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ शेरी मज़ारी ने खवातीन सहाफ़ियों को ये यकीन दहानी कराई थी कि वह जमा कराए गए शवाहिद को देखेंगी और मामले को पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने उठाएंगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस हवाले से अब तक खामोशी है। चंद खवातीन ने जो हिम्मत की थी वो अब एक मुश्तरका लड़ाई बन चुकी है। सच कहने से रोकने वालों के खिलाफ, जिन्स की बुनियाद पर निशाना बनाने वालों के खिलाफ, सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा करने वाली खवातीन की ज़ाती ज़िंदगियों पर हमला करने वालों के खिलाफ। और अब 147 खवातीन हम आवाज़ हो चुकी हैं गलत इक़दाम को रोकने और बेहतरीन रवायत के आगाज़ के लिए। मुश्तरका बयान में उन सब ने दस्तखत किए हैं और ये पैगाम दिया है कि तनकीद बुरी लगे, खबरों और तज्ज़ियों पर एतराज़ हो तो किरदार कुशी और धमकियों के हरबे ना इस्तेमाल किए जाएँ। अगर खबर झूठी है तो इदारे मौजूद हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। सोशल मीडिया पर खवातीन को जिनसी बुनियाद पर हमले करके, धमकियाँ देकर और उनके ख़ानदान को निशाना बनाकर उनकी आवाज़ ना दबाई जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।